हेलो दोस्तों, मैं प्रियेश आपके अपने परिवार एजुकेशन अड्डा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सबका प्यार और आप सबका इतना सपोर्ट यही मेरा उत्साह बढ़ाता है। आप अपने फैमिली में जुड़े रहने के लिए मैं आपके हृदय की वास्तविक गहराइयों से मैं आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं यही बोलूँगा, अगर आपको लग रहा है मैं अच्छा कर रहा हूँ तो इस फैमिली को और ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाइए, लोगों तक पहुँचाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अगर कुछ इसमें और ऐड कर सकता हूँ और अगर संशोधन कर सकता हूँ, इसको और सही कर सकता हूँ। प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो कमेंट सेक्शन होता है ना, उसमें अपना फीडबैक, जो मेरी क्लास होती है उसके बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज मेरी क्लास है उत्तर प्रदेश की मिट्टी, जो आने वाले यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। और आप बोल रहे थे ना कॉन्सेप्ट बेसिक, अब मैं कॉन्सेप्ट बेसिक लेके चलूंगा और आपकी क्लास अच्छी से अच्छी करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको तब भी लगे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तो मैं और कुछ सुधार करूंगा। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की मिट्टियां कितने प्रकार की होती हैं, इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है और कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, अच्छे डिस्कस करूंगा। जो ये मेरा मृदा में खनिज पदार्थ है ना, जल और वायु के अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार से पाए जाते हैं। इसकी बनावट कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हम मृदा के अध्ययन करें तो विभिन्न भागों में करेंगे। जैसे मान के चलिए मैं करता हूं कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। नंबर 1, जो भाबर एवं तराई का क्षेत्र मिट्टी का, एक ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा मध्य के मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, और फिर आता है दक्षिण पठारी क्षेत्र में। कौन सा? दक्षिण पठारी क्षेत्रों में। ठीक है, कौन सा? दक्षिण पठारी क्षेत्रों में। दोस्तों अब आता है भाबर, ये वाला आता है भाबर एवं तराई के क्षेत्र के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ये हम बात करूंगा, ये प्रदेश में हिमालय की नदियों, भारी क्षेत्रों में जहां पे मिट्टी कंकड़ पत्थरों से मोटे बलों में निर्मित होती है और वहां पे ये मिट्टी पाई जाती है। ये काफी छिछली होती है और इसका जल नीचे चला जाता है, तो ऊपर ना इसमें हम झाड़ियां वगैरह होती हैं, खेती नहीं हो पाती। यहाँ पे कोई भी खेती नहीं हो पाती है। ठीक है, यहाँ पे वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या? वन पाए जाते हैं ना, ये अच्छे से देख लेना। और जबकि जो महीन कणों के निष्पेक्ष जो महीन पत्थरों से काफी जो तराई का क्षेत्र होता है वो महीन मिट्टी से बना होता है, वहां पे उपज होती है। यहां से इतना अच्छे से करना, जबकि महीन कंकड़ों से निरपेक्ष तराई क्षेत्र होता है। और ठीक है, मृदा समतल, दलदली और नम उपजाऊ, इसी के कारण मृदा गन्ने एवं धान की पैदावार अच्छी होती है। कौन सी फसल होती है? यहाँ पे धान की अच्छी पैदावार होती है और गन्ने की अच्छी होती है। अब मैं बात करूंगा नंबर 2, मध्य मैदानी क्षेत्र मृदा, ये इनकी बात करूंगा। ठीक है, इसको मध्य भाग में विशाल गंगा यमुना मैदानों में पाया जाता है। और ये कौन से युग से? ये प्लासीटोसीन युग से और विभिन्न नदियों के निरपेक्ष से निर्मित होती है। ये निर्मित होती है मैदान में पाई जाने वाली मृदा। जलोढ़ होती है। कैसी होती है? जलोढ़ और अछारी होती है। भात मृदा भी कहते हैं इसको, अच्छे से याद रखना, इसको भात मृदा भी कहते हैं, जो कि कांप की मिट्टी होती है। किसकी? कांप की मिट्टी होती है। ये कीचड़ एवं बालू से निर्मित होती है। ये मृदा बहुत गहरी और पूर्ण विकसित दशा में होती है। मृदा बहुत गहरी और पूर्ण विकसित दशा में होती है ना। इसमें पोटास एवं चूना की मात्रा कौन सा प्रचुर मिलता है? इसमें पोटास मिलता है, चूना प्राप्त मिलता है, जबकि फास्फोरस और नाइट्रोजन जीवाश्म अभाव होता है। इसका मतलब जीवाश्म का अभाव भी होता है, बट उतना नहीं होता, कम होता है। इस मैदान की मृदा 2 भागों में विभाजित किया जाता है। किसने? 2 पार्टों में विभाजित किया जाता है। एक तो खादर, किसमें? खादर में, और कचरी में। जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है और तथा बांगर जो पुरानी होती है। अब मैं बात करूंगा जो नवीन होती है ना, जो नवीन जलोढ़ उसको खादर बोलते हैं, तथा बांगर या पुरानी मिट्टी उसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं ना। इस क्षेत्र में लवणीय और मरुस्थलीय भूट तथा काली मृदाएं भी पाई जाती हैं। भूट जानते हो, जहां पे कोई फसल नहीं होती है, और काली मृदाएं भी पाई जाती हैं, और क्षारीय मरुस्थलीय। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आती खादर मृदा, जो वो मृदा होती है जो नदियों के प्रत्येक बाढ़ से परिवर्तित होती रहती है, आगे चलती है और बढ़ती रहती है। इसमें बताऊं, इसमें खाद्य पदार्थ की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, जो वो मृदा जो प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती है, उसको खादर और कराची नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, ये हल्के भूरे रंग की होती है। कैसे? हम बहुत ही हल्के भूरे रंग की होती है, छिद्र युक्त महीन कणों वाली होती है।
एक जल करने की क्षमता वाली होती है, मतलब एक जल करने की क्षमता वाली। इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा अन्य तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है। और इसमें बलुआ सिल्ट, दोमट मिट्टी नामों से भी जाना जाता है, इस मिट्टी को जाना जाता है, ठीक है। इसकी उर्वरक शक्ति बहुत अधिक होती है। मैं बताऊं, इसकी जो उर्वरक शक्ति होती है ना बहुत, क्योंकि हर जगह से जब बाढ़ आती ना तो खाद्य पदार्थ चेंज होके आता, मान के चलिए चेंज होता रहता ना, एक जैसे एक बाढ़ आई तो चली गई, दोबारा आई, इसकी वजह से यहाँ पे खाद्य पदार्थ का ज्यादा होता है। तो इसी के कारण इस मिट्टी में उर्वरता की शक्ति, कोई भी फसल करोगे तो यहाँ पे ज्यादा होगी। दोस्तों अब मैं बात करूंगा बांगर मृदा की। इसमें बताऊं, ये ज्यादा पोटास नहीं होता इसमें, और इसमें ना तो ज्यादा इतनी शक्ति होती पावर करने की क्षमता, जो भी खेती करोगे ज्यादा। ये गंगा यमुना मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। अब बात करूंगा, जब इसमें बाढ़, देखो नदियां बाढ़ आती नहीं है, जब बाढ़ नहीं आएगी तो इसमें ज्यादा नदियों को, इसमें लिखा हुआ है जहां नदियों में बाढ़ कम और जल नहीं पहुंचाया जाता है वहां मृदा बांगर और पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जहां पे पानी नहीं पहुंचता है और कम पानी पहुंचता है उसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है। उपहार मृदा और दोमट और मटियार आदि नामों से भी इसको जानते हैं, ठीक है। अब इस क्षेत्र में मिट्टी परिपक्व तथा अधिक गहरी होती है। निरंतर कृषि उपयोग आने के कारण ये इसकी उर्वरक शक्ति छीड़ हो जाती, कम हो जाती है, और इसे इसको खाद देना पड़ता है, पोटास हमें डालना पड़ता है, फास्फोरस, जो भी आप जैसे मान के चलो, कई जगह होता है उसकी जमीन अच्छी होती है क्योंकि वहां पे बाढ़ आती रहती है तो चेंज होता रहता है ना, यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है, तो इसमें अगर निरंतर आप कृषि का उपयोग करते रहोगे तो उसकी जमीन की छीड़ शक्ति कम हो जाएगी और आपको खाद देना पड़ सकता है। अब मैं बात करूंगा लवणीय क्षारीय मृदा। दोस्तों अब मैं बात करूंगा लवणीय तथा क्षारीय मृदा। ये कैसी होती है? प्रदेश की जहां पे बांगर मिट्टी होती है वहां पे पाई जाती है। जो बांगर मतलब वो क्षेत्र जहां भू समतल होने के जल की निकासी का उचित प्रबंध ना हो, जहां पे पानी भरा रहता हो, नहर से सिंचाई किए जाने, वर्ष की कमी जुताई के कारण गहरे तक करते हैं और क्षारीय उर्वरक के लगातार प्रयोग करते हैं आदि के कारण इसमें लगभग 10% भूमि ऊसर हो जाती है, क्योंकि वहां पे पानी निकलता नहीं है और जो नमी होती रहती है और वहां पे इतनी ज्यादा जुताई हो नहीं पाती है, तो 10% हमारी जमीन की जो उपज होती कम हो जाती है, ऊसर हो चुकी होती है वो। जो कि प्रदेश कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं मैं बताऊंगा। इसमें आता है जैसे मान के चलिए अलीगढ़, कानपुर, है ना, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली। आप अगर गए होंगे आगरा की तरफ तो आपने देखा होगा काफी भूड़ की जमीन रहती है वहां पे। मैंने तो देखा है, आपको भी बताऊं, उधर जब जाओगे ना, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है ना। तो इसे हम बंजर तथा कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। बंजर जहां पे कोई फसल ना हो सके और जमीन बहुत ज्यादा टाइट हो और काफी दिनों से जुती नहीं हो, वहां पे पानी का निकास ना हो ना, इसको बोलते हैं हम, है ना। आपको बताऊं यह दो प्रकार की होती है। कौन से? लवणीय ऊसर भूमि तथा क्षारीय ऊसर भूमि। अच्छे से याद रखना, लवणीय ऊसर भूमि तथा जो क्षारीय ऊसर भूमि दो प्रकार की होती है ना, उसमें रेहू उक्त ऊसर होती है और रेहूहीन होती है। रेहू उक्त मतलब उसमें रेहू भी होता है और रेहू नहीं होता। रेहू उसका यूज आपने पुराने जमाने में आपके घर वाले बताते होंगे कि बहुत पुराना समय था कि जो रेहू एक मिट्टी होती है, उससे हम बर्तन भी साफ करते, कपड़े भी धोया करते थे। उसमें सोडियम और पोटास की बहुत मात्रा पाई जाती थी। किसकी? सोडियम और पोटास सल्फेट आज कैल्शियम इसमें कैल्शियम के बनने होते हैं जो कि भूमि पर सतह को सफेद परत बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेहू, ठीक है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 8.5 होता है, 8.5 होता है, 8.5 से भी कम होता है, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब मैं बात करता हूं मरुस्थलीय मृदा। उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों में जैसे मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और ये मृदा पाई जाती है। ये काफी शुष्कता और भीषण ताप के कारण चट्टानें विखंडित हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, है ना, और होकर बालू के कणों में निर्मित हो जाती हैं। तो हम इसको बोलेंगे, इसमें लवण और फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। किसकी? लवण और फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक पाती है, जबकि नाइट्रोजन का अभाव होता है, बट उतना ज्यादा नहीं होता है। नाइट्रोजन का भी इसमें अभाव होता है,
उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। कहाँ पे? मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और ये मृदाएं पाई जाती हैं। इसमें शुष्कता और भीषण ताप के कारण चट्टानें विखंडित होकर बालू के कारण परिणित हो जाती है। आपको मैंने पहले भी ये बात बताई, ठीक है। और विखंडित होके इसमें फास्फोरस की अधिक मात्रा पाए जाने के कारण, जबकि नाइट्रोजन का अभाव कम होता है, ठीक है। अब बात करूंगा दोस्तों काली मृदा की। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये हमारे प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। जब बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया वहां पे पाई जाती है। ये काली मिट्टी मृदा पाई जाती है, ठीक है। जिसमें स्थानों में भाषा केरल या कपास मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना है काली मृदा में उगाया क्या जाता है। इसको रेगुर भी बोलते हैं ना, रेगुर भी बोलते हैं। अब लाल मृदा ये कहाँ पाई जाती है? ये दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है ना। अब जो सुना होगा भूड़ क्षेत्र, सुना है ना? भूड़ क्षेत्र, ये वाला भूड़ क्षेत्र, भूड़ मृदा, ये गंगा यमुना उनकी सहायक नदियों के बाढ़ आने के जो हम पे बालुई मिट्टी होती है ना, 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को हम भूड़ फीट कहे जाते हैं। और मृदा हल्की दोमट होती है, उसमें भूड़ में उगाया गया जाता है। जैसे मूंगफली हो गई, मूंगफली जैसे कई फसलें उगाई जाती हैं। जो मृदा गंगा के किनारे, जैसे फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे गंगा है, तो आप वहां पे काफी चीजें उगा सकते हो ना। जो 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ कहा जाता है। इसको अच्छे से याद रखना। अब इसको देख लेते हैं। दक्षिण के पहाड़ी पठारों के क्षेत्र की मृदाएं, जो हमारे दक्षिण के भाग होते हैं ना, प्री कैम्बियन युग कहा जाता है। क्या बोलते हैं उन्हें? प्री कैम्बियन युग भी कहा जाता है। जो चट्टानों को बहुमूल्य है ना। और इनके क्षेत्र कौन से हैं? ये डिस्ट्रिक्ट ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, चंदौली है ना, ये क्षेत्र हैं। आदि जिले सम्मिलित हैं। यहाँ की कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। लाल मिट्टी, परवा, मारमाड़ है ना, और भोटा आदि प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कुछ नाम हैं, आप ले सकते हो, इन्हें याद रखना, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। लाल मृदा दक्षिण इलाहाबाद में दोस्तों पाई जाती है। झांसी में भी पाई जाती है, ठीक है, झांसी में भी पाई जाती है। मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। और इस मृदा के निर्माण विद्य चट्टानों के टूटने से हुआ था। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस चूना की कमी होती है, तथा लोहा का अंश होता है वो इसमें अधिक पाया जाता है ना। और दलहन और तिलहन की खेती की जाती है इसमें, ठीक है। लाल मृदा में दलहन की और तिलहन की खेती की जाती है। इसमें लोहे का अंश कम ज्यादा होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस का कम होता है। अब दोस्त बात करते हैं हम परवा मृदा की। जो हमारी परवा मृदा है ना, ये इसे हम पड़ाव भी कहा जा सकता है। और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जालौन और बिहाड़ों में पाई जाती है। यहाँ हल्के लाल भूरे रंग की बालुई दोमट मिट्टी होती है। इसमें हम उगा क्या सकते हैं? इसमें हम ज्वार की खरीफ और चना रबी की फसल उगाई जाती है ना, ये उगाते हैं। अब बात कर लेते हैं माड़ मृदा की, है ना। ये मृतिका मृदा, जिसका रंग काला होता है। इस कलर कैसा? काला होता है। और इसमें कृषि के कार्य काठी कहा जाता है, कृषि कार्य काठी होता है। और क्योंकि जल की कमी होने के कारण इसमें जल में पाने की चिपचिपी सी हो जाती है। और जल पाने पे यह मिट्टी चिपचिपी सी हो जाती है। इसमें अल्प अवधि की फसल उगाई जाती है, ठीक है, अल्प अवधि की फसल उगाई जाती है। और पश्चिमी जिलों में ये मृदा पाई जाती है ना। दोस्तों अब बात करूंगा मैं राख या राकड़ मृदा की। ये इसकी है ना, ये भूरे रंग की, ठीक है, दानेदार मृदा होती है। इसमें तिलहर, खरीफ और चने रबी की खेती की जाती है। और जो भोटा मृदा होती है, इसका निर्माण बिंद श्रेणी से हुआ था, चट्टानों के टूटने के फूटने से होता है। और मोटे अनाजों के लिए ये जानी जाती है ना। तो एक बात और मैं बता देता हूं, लगभग संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र शुष्क खेती की जाती है। उपज फसल के औसत अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, है ना। अब बात करता हूं मैं मृदा अपरदन की। जलवायु के साथ मृदा के कटने बहने के तथा जुड़ने की क्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे मान लो बाढ़ आ गई, है ना, जल कट जाता है या कोई चट्टान कट जाती, उससे जो रिएक्शन होता है, उससे जो उत्पन्न होती है मिट्टी, उसको हम क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन बोलते हैं ना। मृदा अपरदन आज हमारी कृषि भूमि के लिए सबसे भयानक खतरनाक खतरा बढ़ता जा रहा है ना। इसको बोलते हैं सोयल एरोजन, है ना। मृदा अपरदन के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। कितने? दो होते हैं, जलीय अपरदन एवं वायु अपरदन। उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन अधिक प्रभाव करता है। जो जलीय अपरदन है ना, ये भूमि वनस्पतियों के अभाव से
ढालदार स्थानों की खेती कराना और अनियंत्रित वर्षा या बाढ़ के समय खेतों में खाली कराना, वनों की अनियंत्रित कटाई, आज से ये इसका जलीय प्रदान तीव्र गति से होता जा रहा है। आपको भी पता होगा कि सीधी सी बात है, जब ज्यादा पेड़ कटेंगे और मान के चलो एक रोड निकला हुआ, वहां से आपने पेड़ काट दिए, जब बारिश होगी तो उसको चट्टान कटेगी ना, तो उस अनियंत्रित कटाई के लिए सीधी बात है, अगर इसको रोकना है तो हमारी कटाई कम करनी चाहिए, सीधी बात है। अब मैं बात करूंगा इसके कई रूप से यथा अपर्दन, जैसे अपस्फुरद, क्षुद्र अपर्दन और अनवलिका आरक्षण की सरिता, तटरक्षिता आदि के कारण। मैंने बोला ना सीधी बात, तट रक्षण में बोल रहा हूं ना, इसका यही कारण हुआ। कोई बहुत बड़ी चट्टान है, उसमें पेड़ उगे हैं तो मिट्टी रुक सकती है, अगर आप पेड़ काट दोगे तो उस मिट्टी को कोई नहीं रोक सकता वहां से। दोस्तों अब बात करता हूं परत अपर्दन। समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से किसान समझ नहीं पाता है कि खेत की उर्वरता कम होती रहती, इसीलिए किसान की मौत कहा जाता है। जो क्षुद्र सरिता क्षरण थोड़ी ढलाधार खेतों में होता है और पतली पतली नालियां इसमें रूप से दिखाई देता है, ये पतली पतली नालियों के रूप में दोस्तों जैसे जो अब नलिका रक्षण थोड़ी या अधिक ढालदार खेतों में होता है और इसकी क्षुद्र सरिता बढ़ के रूप में प्रदेश के यमुना और चंबल क्षेत्रों में मुख्यतः इटावा, जो हमारा इटावा डिस्ट्रिक्ट है ना, अनवलिका रक्षण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होता है। ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक, इससे यहाँ पे हानि होती है। अब बात कर लेता हूं वायु अपर्दन, किसकी? वायु अपर्दन की। ठीक है, ये जो हमारे प्रदेश में वायु अपर्दन गर्मी के कारण महीनों से अधिक होता है, जिसकी दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3200 एकड़ कृषि योग्य भूमि प्रतिवर्ष विनाश हो रहा है। इसका मतलब 3200 एकड़ नुकसान हो रहा है। हमारे प्रदेश आगरा में से मथुरा, इटावा आदि जिलों में इसके बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, इतने डिस्ट्रिक्टों में। अब मैं दोस्तों आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करता हूं। जो गंगा यमुना मुख्यतः कौन सी मिट्टी, गंगा और यमुना में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ और मृदा, है ना। अब फिर नवीन और प्राचीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है किससे? खादर एवं बांगर से, जो ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। मैंने लास्ट में मेंशन कर दिया है ताकि आपसे यहां से कुछ छूट के ना जाए, एक भी नंबर छूटे ना, अगर आप पूरी क्लास अटेंड कर रहे हो ना। अब मैं बात करता हूं जलोढ़ मृदा का निर्माण। जो जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ कांप, कीचड़ व बालू से हुआ है ना। अब बात करूंगा रेगुर, जो रेगुर है ना, केरल व कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर को इसके नाम से जाना जाता है, काली मृदा को इसके नाम से भी जाना। प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन कहां होते हैं? जल से होता है। किसके कारण होता है? जल से होता है। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की अधिकता होती है, लेकिन कमी किसकी? फास्फोरस और नाइट्रोजन के जैव की तत्वों की होती है। स्थानीय भाषा से पुरानी जलोढ़ मिट्टी उपहार, दोमट आदि कहा जाता है। ये बांगर मृदा में होता है ना। दोस्तों लास्ट में मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी पाई जाती है कहां पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? आगरा में, मैनपुरी में, सीतापुर में या मिर्जापुर में? तो आंसर क्या होगा? मिर्जापुर में। कहां? मिर्जापुर में, झांसी में। ठीक है, मिर्जापुर झांसी में। फ्रेंड ये रही आपकी आज की क्लास। आशा करता हूं आपको बहुत यहां से जानकारी मिलेगी। जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नया रखे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, इसमें और कुछ ऐड करना है तो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।